दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री परीक्षा हेतु हिंदी विषय को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा 5वां क्लास है। ठीक है, आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 121 से लेकर के 150 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। तो पीछे के वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से एक बार वीडियो को देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी पूरी हो जाए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी परीक्षा होने वाली इस परीक्षा के लिए हमने एक नया बैच बनाया है जिसका नाम है बीपीएससी ट्री 4.0 बैच। जी हाँ दोस्तों, हिंदी विषय की तैयारी आपकी हो पाएगी और आप चाहे पीआरटी एग्जाम दीजिए, चाहे मिडिल एग्जाम दीजिए, चाहे सेकेंडरी का एग्जाम दीजिए या सीनियर सेकेंडरी एग्जाम दीजिए, ये एक ही बैच से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको अलग अलग बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी अगर संतुष्ट होंगे इस क्लास से तो इस बैच को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कि तैयारी आपकी कितनी अच्छी हो पाई है। बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, जवाब देना है मेरे सवालों को। पहला सवाल दे रहा है कि हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन कौन से। देखिए उष्म का मतलब क्या होता है? उष्म का मतलब होता है गर्म। उष्म का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं ना उष्म, उष्मा वाले शब्द से बना है, तो उष्म का अर्थ होता है गर्म। यानी कोई ऐसा व्यंजन है, कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनके उच्चारण से, जिनके बोलने से मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है। जैसे मैं यहां पे दे दूं दोस्तों, नीचे से देखते हैं यरलव। यरलव एक ऐसे व्यंजन है जब हवा अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, तो यहां पर इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो भैया हमें तो बताना नहीं है। दूसरा है ट ठ ड ढ। ट में क्या होता है? आपका जीभ हमेशा उल्टा हो जाता है, इसलिए ट ठ ड ढ जो होता है इसे मूर्धा ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, तो इसे नाम दिया जाता है मूर्धन्य व्यंजन। तो ये भी आपका जवाब नहीं होगा। इसी तरह से त थ द ध न, इसका उच्चारण करते समय आप केयर करेंगे। जैसे आप बोलिए ना त से तलवार, तो आप देखेंगे कि जो जीभ हमारी है वो जाके दांत को टच कर रही है। इस वजह से इसे दंत वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे दंत वर्ण कहा जाता है। तो हमारा जवाब ये भी नहीं है। सख सह दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा। सह सह को उष्म व्यंजन कहा जाता है। और गर्म हवा कैसे निकलेगा? ऐसे हथेली लेनी है, हाँ, मुख के सामने रखना और बोलना श ख श ह। आपको लगेगा कि पेट से जो हवा आ रही है वो बहुत गर्म गर्म हवा आ रही है और इसी वजह से दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया है? उष्म व्यंजन। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है, जो सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पूछ रहा है कि मान लीजिए मुख से कोई ध्वनि निकली और उसका द्वित्व हो जाए। द्वित्व होना मतलब वो 2 बार आ जाए। कैसे 2 बार आ जाएगा? जैसे मैं मान लीजिए लिख दिया, यहां पे मैंने यहां पे लिख दिया पक्का। क्या लिख दिया दोस्तों? पक्का। अब यहां पे जो क शब्द है देखिए 2 बार आ रहा है। ठीक है, पक्का में जो क शब्द 2 बार, इसी को हम कहते हैं ध्वनि का द्वित्व होना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर मैंने यहां पर एक नया शब्द लिखा संबंध। क्या लिखा? संबंध। तो यहां पे ध्यान ये देना दोस्तों, ये अलग अलग है। यहां पर ध्वनि के द्वित्व होने का मतलब होता है कि कोई एक ही अक्षर 2 बार आना चाहिए। ये नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा पृथ्वी। क्या लिखा? पृथ्वी। तो यहां दोस्तों आधा था आ रहा है, ये द्वित्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो द्वित्व कब होगा? जब आपका 2 बार आएगा, यानी जब जोड़ा होगा, जब युग्म होगा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, तो यहां क 2 बार आया यानी उसका जोड़ा बना, इसीलिए उसे युग्मक ध्वनि कहा जाता है। तो जब किसी अक्षर का द्वित्व हो जाता है तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। और ऐसे में आप बहुत सारे एग्जांपल बना सकते। मैंने कहा पक्का, आपने कहा नहीं सर कच्चा। ठीक है, आपके दिमाग में आया कि सर हम नया जवाब देते हैं। आपने कहा कच्चा। ठीक है, कच्चा में क्या आ रहा है दोस्तों? 2 बार च आ रहा है, तो इसको समझिएगा। और जो ये वाला उदाहरण है पृथ्वी वाला, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है संपृक्त ध्वनि। क्या कहलाता है? इसको संपृक्त बोलते हैं। इसे संबंध यहां लिखा है, ये भी क्या हो जाएगा? संपृक्त ध्वनि हो जाएगा। मान लीजिए स्वर लिखा है, स्वर ऐसे लिखा है ना, स्वर आधा स्वर, तो ये भी क्या हो जाएगा? संपृक्त ध्वनि में आ जाएगा। ये आप समझिएगा। बाकी का ऑप्शन दोस्तों गलत दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। ये जो दे रहा है संयुक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि में आप पढ़ते होंगे छतरी वाला छ, ये 2 वर्डों से मिलकर बना है। क और खटकोड़ स से मिलकर बनता है, तब जाके छ कहा जाता है। इसी तरह से त्र जो होता है ये त और र से मिलकर बनता है। जो ज्ञ होता है ये ज और इय से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये सब पुरानी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि जिस समास में पूर्व पद गौण हो जाए और उत्तर पद क्या हो जाए? प्रधान हो जाए। देखिए प्रधान का मतलब क्या होता है? यानी उत्तर पद। देखिए उत्तर माने क्या होता है पहले समझिए। उत्तर पद का मतलब होता है, उत्तर का अर्थ होता है बाद वाला। ठीक है, पद मतलब पद। ठीक है, तो बाद वाला पद। प्रधान मतलब क्या हो जाता है? मुख्य। कह रहा है कि वह कौन सा समास है जिसमें बाद वाला पद क्या होता है? मुख्य होता है और पहला वाला पद क्या होता है? गौण होता है। गौण का मतलब क्या होता है?
निम्न होता है। गौण का मतलब निम्न होता है। तो यह विशेषता है दोस्तों तत्पुरुष समास की। किसकी विशेषता है? अगर आपने समास वाला चैप्टर पढ़ा होगा तब दोस्तों आपको पता होगा। और आप चाहेंगे कि हम यहां आपको सिखाएं कि कैसे होता है, तो दोस्तों यहां सिखाए नहीं। ये प्रश्नोत्तर की क्लास चल रही। यहां मैं ये मान के चलता हूं कि आपने समास का चैप्टर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे बोलता रहा हूं कि जल्दी से आ जाइए, ये पीआरटी बैच ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इसे पढ़े होते तो आज ये सवाल हमसे आप न करते कि सर इसका मतलब क्या होता है। तो अभी मैं केवल आपको इतना बता सकता हूं कि यहां तत्पुरुष समास हो जाएगा। हाँ, एक चीज और बता दूं, द्विगु समास में दोस्तों पहला पद संख्यावाची होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है। ये इसकी पहचान होती है। ये अपने भाषा में बता दूं तो दोस्तों जहां कहीं पर्यायवाची दिखे ना, समझ लो वहां क्या है, बहुब्रीहि समास है। जैसे मैंने कहा लंबोदर, लंबोदर कहते हैं गणेश जी को, पर्यायवाची है तो वहां बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे? द्वंद्व में देखिए द दो बार है, तो बहुत सारे शब्द हम पढ़ते से करते हैं शुभ लाभ, शुभ के साथ लाभ लगा होता है, तो दोस्तों द्वंद्व समास। माता पिता, भाई बहन, दुख सुख, पाप पुण्य, सत्य सत्य, झूठ सच, इस तरह से न जाने कितने शब्द हैं, ये सब द्वंद्व के उदाहरण हो जाएंगे। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। एक चीज ये देखना मुझे, क्या लाइट बहुत ज्यादा आ रही है क्या? एक सेकेंड, ठीक है, अभी हो सकता है सही हो गया हो। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कैमरे में कुछ छेड़छाड़ हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तब उसमें साहित्य की रचना होने पर वो क्या बन जाता है? पहले बात को समझिए। हमारे आपके यहाँ बहुत सारी बोलियां चलती है, कहीं भोजपुरी चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। अगर हम संविधान की बात करेंगे तो संविधान में वर्तमान में सिर्फ 22 बोलियां हैं, ठीक है, 22 भाषाएं हैं, ठीक है, जिनको हम अपने संविधान में शामिल किए। बोलियों को दोस्तों नहीं शामिल किया जाता। बहुत सारी बोलियां हैं उनको नहीं शामिल किया जाता। लेकिन जब कोई बोली अपना रूप विकराल कर देती, बड़ा हो जाता है, उसको बोलने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पे साहित्य की रचना शुरू हो जाती है। जैसे किसी ने काव्य ग्रंथों की रचना शुरू कर दिया, किसी ने गद्य ग्रंथों की रचना शुरू कर दिया। तो जब कभी साहित्यिक रचनाएं शुरू हो जाएं तब दोस्तों अब उसे बोली नहीं कहेंगे। अरे यार अब भी बोली कहोगे तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी। अब उसे क्या कहेंगे? अब उसे उपभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभाषा कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दूं मैं आपको, मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में एक बोली बोली जाती थी, उसका नाम है ब्रज, ठीक है। तो पहले उसका नाम था ब्रज बोली, फिर धीरे धीरे उसका क्षेत्र बड़ा हो गया। बहुत सारे कवि जाकर वहां पे बहुत सारी रचनाएं किए, रचना किए तो साहित्य की रचना हुई। इस वजह से दोस्तों उसे उपभाषा नाम दे दिया गया। तो ब्रज जो है दोस्तों यह क्या है? यह एक उपभाषा है। लेकिन जो हमसे सवाल कर रहा है उस आधार पे हम यहाँ पे उपभाषा जवाब देंगे। लिपि का मतलब क्या होता है? लिपि का मतलब होता है लिखना, ठीक है, लेखन शैली। जैसे ये जो हम हिंदी लिखते हैं, किसने आपसे कहा कि क ख ऐसे लिखा जाता है? तो ये जो लिपि है दोस्तों, ये लिपि हमें ये बताती है कि हम किस लिपि में लिखते हैं। हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। कौन सी लिखते हैं? हम जो हिंदी लिख रहे हैं ये किस लिपि में दोस्तों? देवनागरी लिपि में। अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल में जाएंगे तो आपको अनेक लिपियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जैसे ब्राह्मी लिपि हो गया, खरोष्टी लिपि हो गया, आर्मेइक हो गया, तमाम लिपि वहां पढ़ते हैं, वो अलग बात है। अभी हम देवनागरी लिपि की बात करें। जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे छंद के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहां उत्तर तो आपका बी सही हो गया, लेकिन मन अभी जो है व्यथित है कि सर वो 3 प्रकार कौन से होते हैं। फिर आपसे कह रहा हूं बैच ज्वाइन कर लीजिए। चलिए एक काम करता हूं, मैं बता ही देता हूं आपको। छंद के जो 3 प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा, पहला होता है मात्रिक छंद। कौन सा होता है? मात्रिक छंद, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों वर्णिक छंद, ठीक है, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। और तीसरा होता है मुक्तक छंद, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? मुक्तक छंद। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे परीक्षा के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 9 होता है, कितने होते हैं, ठीक है। तो परीक्षा में ऐसे सवाल आएगा तो आपको बताना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं दोस्तों कितने होते हैं, पहले गिनना पड़ेगा ना। तो पहला याद रखेगा, पहला होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास। तीसरा होता है द्विगु समास। क्या होता है?
वही संख्यावाची वाला। चौथा होता है कर्मधारय समास, ठीक है, ये 4 हो गया। पांचवा होता है द्वंद्व समास, ठीक है, इसको याद रखिए। और छठवां होता है बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों कितना हो गया, नंबर कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे, समास के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ये 6 यही होते हैं, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। एक चीज और यहाँ पे बता दूं मैं, इसमें 6 में जो 3 है ना, ये 3 की क्वालिटी एक जैसी होती है। इन 3 में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, 3 में हमेशा उत्तर पद क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर कभी भी, जैसे आज का सवाल तो तत्पुरुष का पूछा था, कल आपसे द्विगु वाला पूछ सकता है। क्या द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और कर्मधारय में भी उत्तर पद की प्रधानता पाई जाती है। तीनों एक जैसे वाले होते हैं, ठीक है। और अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। लिख लीजिए, अगर लिख ही रहे हैं तो यहां पे लिख लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। और इसमें द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है, दोनों पद प्रधान होता है। और बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, तीसरा पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। ये आप याद रखेंगे। एक बार में मैंने सब बता दिया, अब ना कहिएगा हर बार। देखिए, मैं बैच बेचने की बात नहीं करता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि भाई अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो कम से कम एक बार डिटेल में हिंदी पढ़ तो लीजिए। और एक बार हिंदी पढ़ने के बाद भारत का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, मैं केवल बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, किसी भी एग्जाम में आप रुकेंगे नहीं। हर एग्जाम में एक एक बातें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जो क्रिया अभी अभी हो रही है उसे क्या कहा जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, जो क्रिया अभी हो रही है, देखिए समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है, हो रही। जैसे मैं कहूं कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का क्रिया समाप्त हुआ नहीं, अभी तो चल ही रहा है, ठीक है। या बच्चा सो रहा है, यानी अभी जगा नहीं, वो क्या है, सो ही रहा है, ठीक है। या मैं कहूं राधा खाना खा रही, यानी अभी खाना खाने का काम चल रहा है, खाना खाना समाप्त नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो जो क्रिया चल रही होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपूर्ण, क्योंकि पूर्ण तो हुई नहीं तो हम इसे क्या बोलने, बताइए, अपूर्ण ही तो कहेंगे। और क्योंकि चल रही है, वर्तमान समय में चल रही है, इसलिए दोस्तों इसे वर्तमान नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यहां आपका जवाब क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान जवाब हो जाएगा, ठीक है। सामान्य वर्तमान नहीं करना है, संदिग्ध भी नहीं करना है, और अपूर्ण भूतकाल भी नहीं करना है। तो भूतकाल कब होता, अगर मैं कह दूं बच्चा सो रहा था, नितिन सर पढ़ा रहे थे, राधा खाना खा रही थी, तो थी अगर बोलूंगा, रही थी, तब हम कहेंगे दोस्तों को काम पूरा नहीं हुआ था, वो अपूर्ण भूतकाल है। ऐसे में तो चेंज हो जाएगा जवाब, ठीक है। तो इसको अपने दिमाग में रखिएगा, ढंग से याद रखेंगे। कर अब प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहां लगता है, शब्द के प्रारंभ में लगता है, ठीक है। और प्रारंभ में लगकर एक नया शब्द बनाता है। अब जैसे शब्द दे दिया प्रत्येक, तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रत्येक में मूल शब्द क्या था। जब प्रत्येक को आप तोड़ेंगे तो आपको यहां 2 शब्द मिलेगा, एक शब्द मिलेगा प्रति, दूसरा शब्द मिलेगा एक, और इसी को मिलाकर क्या बनता है, प्रत्येक बनता है। तो दोस्तों यही जो प्रति शब्द है यही उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग। अगर यह एक के साथ नहीं जुड़ता तो प्रत्येक शब्द का निर्माण ही नहीं होता। कभी कभी यह पूछ लेता कि प्रत्येक में संधि कौन सी, तब क्या बताएंगे दोस्तों, यह यण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, फिलहाल अभी संधि की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये किसका उदाहरण है, यह यण संधि का उदाहरण है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए। कर विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं भैया, बताइए जल्दी से, विशेषण किसे कहते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या 3-4 लाइन तो बचपन से याद होगा। किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिसका यूज करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे, जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। तो कॉमन सी बात है। अगला सवाल जो हमें कठिन लगता है वो है दोस्तों विशेष्य। हमने बचपन में इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये वाला पॉइंट हमें नहीं याद है कि विशेष्य किससे कहते हैं। बहुत छोटा सा काम है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वही विशेष्य होता है। जैसे मैं बताऊं, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैंने कहा काला घोड़ा तेज दौड़ता है। मैंने क्या कहा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। यहां पर देखिए घोड़ा जो है इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता कि घोड़े का रंग कैसा है, काला है, ठीक है। यही विशेषता है ना। घोड़े की विशेषता क्या है कि इसका रंग क्या है दोस्तों, इसका रंग काला बताया जा रहा है। और काला क्या है दोस्तों, ये इसकी विशेषता है। विशेषता है इसका मतलब यही विशेषण है। तो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, कौन काला है, आप कहेंगे घोड़ा काला है। घोड़ा क्या है दोस्तों, ये घोड़ा जो शब्द है यही तो विशेष है। समझ में आ रहा है ना। कठिन कुछ नहीं था, बचपन में मास्टर साहब ने कायदे से समझाया नहीं कि बेटा विशेषण पढ़ रहे हो तो साथ में
ये भी पढ़ लो कि विशेष से क्या होता है। तो ये समझिएगा विशेषण हमेशा विशेष के साथ जुड़ा होता है। हमसे हमारा सवाल कर रहा है कि विशेषण विशेष से जब मिलता है तब कौन से समास की रचना होती है, तो हमेशा याद रखिएगा कर्मधारय समास। जहां विशेषण विशेष से आएंगे, देखिए दो चीज याद रखिएगा परीक्षा में, या तो ये पूछेगा या तो दोस्तों आपको देगा कि उपमान उपमेय के मिलने से कौन से समास की रचना होती, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आज मैं आपको ये पढ़ा दिया, कल परीक्षा में ये पूछ दिया। ठीक है, कि उपमान उपमेय के मिलने से कौन सा समास बनता है, तब याद रखिएगा दोस्तों कर्मधारय समास। या तो ये वाला दे देगा या तो ये दे देगा, तो दोनों कंडीशन में आपको उत्तर पता होना चाहिए। आगे बढ़िए, करा बचपन में कौन सा शब्द है, क्या है क्रिया विशेषण? नहीं, क्रिया विशेषण देखिए तब होता है जब कोई क्रिया की विशेषता बताता। ठीक है, जैसे मैंने कहा दोस्तों कि मोहन तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है और तेज क्या दोस्तों उसकी विशेषता बता रहा, तब होता दोस्तों वहां क्रिया विशेषण। ठीक है, या मोहन धीरे धीरे चलता है, तो चलने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। ठीक है, तब वहां क्रिया विशेषण होता, यहां पे नहीं। सर्वनाम भी नहीं दोस्तों, यह क्या है, यह संज्ञा है। ठीक है, क्या है दोस्तों, जो बचपन है दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है, ये संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसको आप अच्छा संज्ञा में दोस्तों कहां रखेंगे, तो बचपन क्या दोस्तों एक भाव को बता रहा है, क्या बता रहा है, यह भाव को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा। करा जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाए। ठीक है, करा जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, कौन सा अलंकार है, कौन और सा के बीच में डैश लगाइए, कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। देखिए जहां एक आपने काव्य में एक लाइन सुना होगा कि बिन पग चले सुने बिन काना, यानी बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना। फिर आप कहेंगे मूर्ख बना रहे हो, बिना पैर के कैसे चलेगा व्यक्ति, बिना कान के सुनेगा कैसे, लेकिन काव्य में इस तरह की पंक्तियां यूज की जाती हैं। तो जहां बिना कारण के कार्य होना पाए, जब बिना पैर के चला ना बताया जा रहा है ना, तो वहां क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। कौन सा होता है, हमेशा याद रखिएगा, वहां कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार। और विभावना का ठीक उल्टा क्या होता है, विभावना का ठीक उल्टा क्या होता है दोस्तों, विशेषोक्ति होता है। इसी को उल्टा पूछ दे अगर कि जहां कारण बहुत जरूरी हो लेकिन कार्य न हो, कारण होने के बावजूद भी कार्य न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अब विरोधाभास तो नाम से लगता है कि जहां विरोध का आभास हो, भ्रांतिमान जहां भ्रम का स्थिति बन जाए, साड़ी बीच नारी की, नारी बीच साड़ी, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी, फिर वही फंस गए। ठीक है, तो वहां हो जाता है दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा। करा किस रस को रसराज कहा जाता है, रसराज मतलब रसों का राजा, रसराज का मतलब क्या है, रसों का राजा। किसे रसों का राजा कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा श्रृंगार रस को। ठीक है, श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, रसों का राजा। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। और हास्य का अस्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, रसों की संख्या कितनी है, तो याद रखेगा भरत मुनि ने कितना बताया दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। ठीक है, भरत मुनि क्या कहते हैं, 8 है। लेकिन आधुनिक जो व्याकरण हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम आधुनिक व्याकरण पढ़ रहे हैं, अगर उस व्याकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कितना माना जाता है, 9 माना जाता है। अब आप कहेंगे सर हम किसका वाला माने, भरत मुनि का माने कि व्याकरण का माने, परीक्षा में क्या माना जाए, तो परीक्षा में आप हमेशा 9 मानिएगा। ठीक है, अब अगला सवाल आपके मन में कि सर भरत मुनि ने क्यों नहीं 9 माना, उनको क्या कष्ट था, तो भरत मुनि ने कहा कि जो ये होता है निर्वेद का नाम सुना है, शांत रस का नाम सुना है, शांत रस, इन्होंने शांत रस को अलंकार नहीं, शांत रस को रस नहीं माना। ठीक है, शांत रस जो था इसे नहीं माना। ठीक है, इसे नहीं माना। और व्याकरण में जो है, हिंदी व्याकरण में इसमें शांत रस को भी रस माना जाता है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, तो भरत मुनि अगर मान लिए होते कि शांत रस नाम का भी कोई रस होता है, तो आज हमें नहीं पढ़ते कि भरत मुनि ने 8 कहा, हम कहते भरत मुनि 9 कहा, और आधुनिक व्याकरण में भी 9 है। इतना ही नहीं, अब तो इतना शोध हो चुका है कि रसों की संख्या बढ़ते बढ़ते भी 11 हो गई है। ठीक है, कितना हो गया, 11। ठीक है, एक भगवत वत्सल और एक वात्सल्य रस, ये 2 नए रस जुड़ चुके हैं, तो अभी 11 हो गए। तो परीक्षा में उसके लिए भी लड़ रही है, हो सकता है आपको ऑप्शन ही ना मिले, 8 9 दोनों ऑप्शन ना मिले, तब क्या करेंगे, 11 याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेष से कहते हैं। पहले तो याद रखिए प्रविशेष नाम का कोई चीज नहीं है, विशेष और प्रविशेषण ये दोनों याद रखिए। ठीक है, विशेष से क्या होता है, मैंने आपको पीछे बताया कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेष से। और जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, प्रविशेषण। जो
जो विशेषण की विशेषता बताए, ठीक है, बताए उसे क्या कहते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं सीता सुंदर लड़की है। सीता क्या दोस्तों, सीता सुंदर लड़की है, तो सीता की विशेषता क्या दोस्तों, या उस लड़की की विशेषता क्या है, सुंदर है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों सुंदर शब्द तो विशेषण हो गया। लेकिन अगर यहीं पे मैं कहूं कि सीता बहुत सुंदर लड़की है, समझ में आ रहा है, सीता बहुत सुंदर लड़की है, तब दोस्तों देखिए लड़की की विशेषता सुंदर, और सुंदर को और ज्यादा बताया जा रहा है। ठीक है, यानी क्या हुआ, उस विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही कि नहीं, सुंदर में भी बहुत ज्यादा सुंदर है। इसलिए दोस्तों जो बहुत शब्द हो जाएगा ये प्रविशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो तब उस आधार पे आप चलेंगे, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तब आपका जवाब याद रखें। अच्छा, जो विशेष विशेषण दे रहा है, इस नाम का भी कुछ नहीं होता है। एक होता है विशेष विशेषण, एक होता है विशेषण विशेष। ये पद कभी आगे पीछे भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे लड़का अच्छा लड़का, ये समय के अनुरूप दोस्तों यहां पर चीजें चेंज हो जाती, तो इसको याद रखेंगे। यहां पर जो हमारा जवाब होगा ये विशेष से होगा, यहां प्रविशेषण से मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है, ठीक है, या जिसके बारे में बताता है, उसे हम विशेष से ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे काला घोड़ा मैंने बताया था ना, तो काला किसकी विशेषता बता रहा था, उस घोड़े की, और घोड़ा क्या है, संज्ञा है। घोड़ा क्या है, संज्ञा है। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं ना, तो घोड़ा क्या है, वो भी संज्ञा हुआ। तो इस तरह से आप इस बात को याद रखेंगे। करा पायस या पावस, ये दो शब्द दे रहा है और इसका अर्थ आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, पायस और पावस का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पायस शब्द लिख रहा है पायस, पायस का मतलब होता है खीर, और जो दूसरा शब्द लिख रहा है पावस, पावस का मतलब क्या होता है, वर्षा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोस्तों युग्म शब्द होते हैं, ये आपका ये हो जाएगा सही, बाकी का ऑप्शन तो यहां पर गलत दे रहा है। तो यहां पर सीधा सीधा आपको सिर्फ मीनिंग भर बता देना है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, करा 3 बेर खाती थे वे 3 बेर खाती है। अब यहां पे क्या दोस्तों, ये जो बेर है ना, ये कहा जा रहा है कि 3 बेर गिनती के बताया जा रहा है कि 3 बेर एक फल होता है। ठीक है, उसकी बात कर रहा है, और कह रहा है 3 बेर खाती है। ठीक है, और यहां 3 बार की बात, जैसे आदमी कितने बार खाना खाता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यहां 3 बार की बात हो रहा है, तो वही लिख दिया दोस्तों कि 3 बेर खाती थी होती है। अब यहां दोनों बेर का मतलब अलग अलग है, लिखा तो बेर है लेकिन अर्थ अलग अलग है, और जब अर्थ अलग हो जाते हैं तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है, तो याद रखेगा यमक अलंकार। कौन सा, यमक अलंकार हो जाएगा, जहां पर एक ही शब्द कई बार आए लेकिन उनका अर्थ दोस्तों अलग अलग हो जाए, तो वहां पे कौन सा हो जाता है, यमक अलंकार। ठीक है, एक बढ़िया सा वो याद आ गया मुझे। ठीक है, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मरहम गए। ठीक है, तो अर्थ अलग अलग होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अनुप्रास में क्या होता है, जहां पर एक अक्षर बार बार आए। ठीक है, जहां पर चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, या मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं कि आपको रटा हुआ है, वरना मैं अपने भाषा में जाऊंगा तो वही बताऊंगा, तरेन तनुजा तटतमाल तरुअर बहु तेरे, फिर आप कहेंगे सर समझे में नहीं आ रहा है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियां, अब अपनापन का फील हो रहा है। ठीक है, आप याद रखिए, अक्षर अगर मैच कर रहा है तो वहां अनुप्रास अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, जहां पर किसी शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, वहां श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है लाशा, चिपकना, तो जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। जैसे एक सुनते हैं आप, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, वहां पानी के बारे में एक तो पीने वाला पानी है, एक पानी का मतलब चमक है, एक पानी का मतलब लज्जा है। ठीक है, तो वहां 3 अर्थ में पानी बताया जाता है, इसलिए उसका मीनिंग, एक ही शब्द में कई मीनिंग है, इसलिए उसे श्लेष अलंकार में रखेंगे। ठीक है, तो यहां जो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 याद रखिए, यह आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आते हैं। करण निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, जिसमें स्वर संधि दोस्तों बता दीजिए। देखिए, स्वर संधि ढूंढने के लिए तो बाकी को तोड़फोड़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। पहला शब्द दे रहा अतएव, तो अतएव का जब संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा अतः धन एव, और अतः लगने की वजह से दोस्तों यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि, ये तो है नहीं जवाब। ठीक है, दूसरा शब्द है रजनी धन ईस। ठीक है, रजनी धन ईस। ठीक है, यहां पे बड़ी, यहां पर बड़ी, ये दोनों मिलकर दोस्तों रजनीश बन गए, तो याद रखेगा यहीं पर क्या था, यहीं पर ये स्वर संधि है। ठीक है, यहीं पर स्वर संधि, और यही हमारा जवाब हो जाएगा। तपोगुण का क्या हो जाएगा, तपोगुण का हो जाता तपा धन गुण। ठीक है, तपोगुण का तपा धन गुण, तो यहां दोस्तों विसर्ग आ जाता, ये भी जवाब नहीं है। सदाचार का हो जाता सत धन आचार, सत धन आचार। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है, जब कभी हलंत लगा मिल जाए तो हमेशा याद रखेगा वहां व्यंजन संधि होता है, तो यह भी जवाब नहीं है। तो सही उत्तर क्या बना, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका
सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर स्वर संधि, और स्वर संधि में कौन से टाइप का स्वर संधि है तो याद रखेगा यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका? यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि संधि में भी आप 5 पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? दीर्घ स्वर संधि होता है, यण स्वर संधि होता है, गुण स्वर संधि होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है और अयादि स्वर संधि होता है। तो ये 5 भेद होते हैं, उसको भी दिमाग में रखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ना हमने बहुत सारे बैच बनाए। ठीक है। आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी सब्जेक्ट का आपको बैच चाहिए, तो आप एक मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ। आपको खुद ही लगेगा कि हमारे अंदर चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। देखिए, हम बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं मचाते हैं। ठीक है। शांति से काम करना होता है, शांति से काम करते हैं। आप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि सच में बैच ज्वाइन करने का कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बाकी दूर से देखने में तो दूर के ढोल सुहावने लगते हो, तो हर जगह लग रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे बैच हैं, आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है पुरोहित। पुरोहित में आपको उपसर्ग बताना है। तो पुरोहित में दोस्तों पूरा उपसर्ग बनता है। क्या बनता है? पूरा धन हित। क्या हो जाता है दोस्तों यहाँ पे? पूरा धन हित बराबर क्या हो जाता है? पुरोहित होता है। और अगर संधि पूछता तब क्या बताते? तब याद रखिए यहाँ पर संधि देखेंगे तो विसर्ग संधि है। ठीक है। लेकिन पूरा दोस्तों क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और आगे आ जाइए। कह रहा है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो स्वतंत्र सत्ता धारण न करते। अगर स्वतंत्र सत्ता धारण करते तो तब दोस्तों रूढ़ में आ जाते। जो नहीं धारण करते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देखिए, रूढ़ शब्द जिसका खंड न किया जा सके। रूढ़ का मतलब क्या है? जिसका खंड न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे रूढ़ कहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा एक शब्द लिखा घर। अब घर में दोस्तों अगर घ को अलग कर दोगे, र को अलग कर दोगे तो क्या कुछ मिल जाएगा तुमको? क्या मिल जाएगा? कुछ कमा लिए? क्या मिल गया बताओ? अगर घ अलग कर दिए, मैंने कहा कलम, क अलग कर दो, ल अलग कर दो, म अलग, कुछ मिला तुमको? क्या आनंद मिल गया? कुछ मिला? लेकिन दोस्तों यही इसी को कहते हैं रूढ़ शब्द, यानी कलम, घर, ऐसे शब्द जिनका खंड नहीं हो सकता, जो तोड़े नहीं जा सकते हैं, वो रूढ़ कहलाते हैं। और यौगिक मतलब जो दो शब्दों के मिलने से बनते हैं। जैसे मैंने कहा विद्यालय, मैंने एक शब्द दिया विद्यालय। क्या दिया? विद्यालय। विद्यालय को तोड़ोगे तो मिलेगा विद्याधन आलय। विद्या अलग शब्द है, आलय अलग शब्द है, दोनों को जोड़ने से विद्यालय बन गया। जैसे मैंने कहा पूजा घर, पूजा अलग शब्द है, घर अलग शब्द है, दोनों को जोड़ने से पूजा घर बन गया। मैंने कहा रेलगाड़ी, रेल अलग शब्द है, गाड़ी अलग शब्द है, जोड़ने से रेलगाड़ी। तो जितने शब्द जुड़ने से बनते हैं ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। लेकिन आपका जवाब भी दोस्तों यहीं पर क्या हो जाएगा? यही आपका राइट आंसर होगा, जो यौगिक है यही हो जाएगा। ठीक है। कर वकील जो है दोस्तों ये किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? हमारे हिंदी भाषा में कम से कम जो एक आंकड़ा अभी तक है वो दोस्तों लगभग 3300 से अधिक जो शब्द हैं वो विदेशी शब्द हैं। वो हमारे हिंदी भाषा के नहीं हैं। वो या तो अरबी हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, जापानी हो गया, चीनी हो गया, पुर्तगाली हो गया, स्पेनिश हो गया, अलग अलग दुनिया के भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। ठीक है। और हम उन्हें बढ़िया से यूज भी करते हैं। देखो यूज हिंदी भाषा का शब्द है तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हम पढ़ा रहे हैं हिंदी है, बोल रहे हैं यूज करना। हाँ, उपयोग बोलने में दिक्कत हो रही है तो क्या टंग में बैठ गया, टंग मतलब जीभ, फिर से बोल दिया इंग्लिश। तो इस तरह से हम दिन भर में बहुत सारी चीजों को जो हमारे भाषा का नहीं है फिर भी हम बोलते रहते हैं। उसी तरह से पूछ रहा है जो वकील शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वकील शब्द ये अरबी भाषा का शब्द है। बच्चा परेशान, सर आपको इतना कैसे याद रहता है? अरे यार, हम भी आप ही के जैसे रहते हैं, काजू बादाम नहीं खाते हैं, आपको गलतफहमी हो रही है। ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, याद करने से होता है। जितना पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। मैं छोटी सी कहानी बता दे रहा हूं, आप कभी नहीं भूलोगे। याद रखना, आदमी और औरत दोनों का हो गया विवाह, पैदा हो गया औलाद, हुआ लड़ाई झगड़ा, पहुंचे अदालत, मिला वकील। क्या समझे? ये जितने शब्द मैं बता रहा हूं याद रखना, ये सभी के सभी शब्द क्या है? सब अरबी है। और परीक्षा में पक्का यहीं से पूछेगा। ठीक है। पूछता है परीक्षा में, जैसे आज वकील पूछा, कहेगा अदालत किस भाषा का शब्द है? अगर आपको इतनी स्टोरी याद रहेगी, ठीक है, और ऐसे पूरी लंबी बढ़िया बढ़िया स्टोरी है, छोटा छोटा ऐसे मैंने जो है बनाया है, तो उसको जब सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि हाँ सर, ऐसे अगर सीक्वेंस में पढ़ा जाए तो बहुत आराम से जो है समझा जा सकता है, याद किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया ना कि वकील हो, चाहे औलाद हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे अदालत हो। ठीक है। ये सब जो शब्द है ये अरबी भाषा के शब्द हैं, ये अपने दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़िए। कर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? जो संज्ञा है वो बताइए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां क्रुद्ध दे रहा है, क्रुद्ध यानी क्रोध। ठीक है।
क्रोध शब्द दोस्तों संज्ञा हो जाएगा, क्रोध संज्ञा होगा। और किस प्रकार का संज्ञा दोस्तों? क्रोध एक भाव है। क्या है? जैसे बुढ़ापा, जवानी, बचपन, क्रोध, ये सब एक भाव को दर्शाता है। तो क्रोध जो शब्द है दोस्तों ये संज्ञा हो जाएगा। अब क्रोध से जो दूसरा शब्द बन रहा है क्रोधी, ये दोस्तों विशेषण हो जाएगा। ये जो क्रोधी शब्द है ये क्या है दोस्तों? क्रोधी या जो क्रुद्ध, ये जो दोनों शब्द है ये क्या है? ये विशेषण है। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया कि जो निर्मित शब्द होता है वो हमेशा क्या होता है? विशेषण होता है। ये आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, पुल्लिंग दोस्तों कौन सा शब्द है बताना है। ठीक है, तो देखिए लिख रहा है कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। सर ये आदमी औरत पूछता तो हम बता देते हैं, घोड़ा घोड़ी पूछ लेता, कुत्ता कुतिया पूछ लेता, गधा गधई पूछ लेता तो हम बता देते हैं। ये क्या पूछ दिया हमसे? ठीक है, देखिए बहुत आसान है। एक कॉमन सी चीज हमेशा याद रखिए ना, आपसे पुल्लिंग पूछा है, जैसे मैं कहूं दोस्तों यहां सिंपल सी बात है, यहाँ आइए आप ये बताइए, जैसे आप देखते होंगे एक शब्द बनता है कपट से कपटी बनता है, लोग बोलते हैं बड़ा कपटी व्यक्ति है। ठीक है, तो जो कपटी शब्द है वो स्त्रीलिंग होता है, जो कपट शब्द है वो पुल्लिंग होता है। समझ में आ रहा है ना? तो हमको तो पहले ही हमारा जवाब मिल गया। सर मैं नहीं मानता, चलो नीचे से हल करते हैं। ठीक है, निद्रा। अच्छा मैं आपसे कहूं, आप अगर रात में सोए हैं तो मैं आपसे पूछूं कि कैसी नींद आई, तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा नींद आई कि अच्छी नींद आई? अपने मन से बताओ क्या बोलोगे? नींद कैसे आई? अच्छी नींद होती कि अच्छा नींद होता है? आप कहेंगे सर बहुत अच्छी नींद आई। ठीक है, तो अच्छी आई तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। बस यही इसका पहचान है। ठीक है, इसी तरह से मूर्खता, अच्छी मूर्खता या अच्छा मूर्खता, वो सेट ही नहीं हो रहा अच्छा। ठीक है, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा? ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी तरह से सुंदरता, ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, जो कपट शब्द है ये पुल्लिंग है, और यही दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब भी है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या दे रहा है? देखिए अगला सवाल दे रहा है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में जो पर है इसमें कौन सा कारक है? कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन सा? कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, कुल मिला के इनकी संख्या 8। ठीक है, और इसमें से जो पर है ना, अब देखिए पहचान चिन्ह आपको पता होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर को तो दिया नहीं है, और को हमेशा माध्यम के रूप में होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से नहीं, करण माध्यम के रूप में होता है। संप्रदान में क्या होता है दोस्तों? संप्रदान में पहचान चिन्ह होता है, के लिए भी नहीं है। अधिकरण आपका जवाब हो जाएगा। अधिकरण में भी आता है, पर भी आता है और ऊपर भी आता है। ठीक है, अपादान में दोस्तों क्या आता है? से आता है, लेकिन ये अलगाव के लिए आता है। ठीक है, अलगाव के लिए, से गंगा हिमालय से निकलती है तो दूर हो रही है, अलगाव हो रहा है। ठीक है, तब दोस्तों अपादान होता है। अभी जो आपका सवाल दिया, जैसे कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, व्यक्ति मेज पर बैठा है, बच्चा छत पर खेल रहा है, इस तरह का कुछ भी आ जाएगा अगर में पे पर है कहीं पर। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा आप याद रखेंगे जवाब आपका क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। ठीक है, ये आप राइट आंसर है और इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कारण निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? संज्ञा विशेषण की जोड़ी में जो सही नहीं है वो बताइए। कर विष से विषैला बनता सही है, पिता से पैतृक बनता सही है, आदि से आदिम बनता सही है, प्रांत से प्रांतिक नहीं बनता दोस्तों। प्रांत से क्या बनता है? प्रांतीय शब्द बनता है। क्या बनता है? प्रांत में ई प्रत्यय जोड़कर प्रांतीय बनता है। तो यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर मिस्टेक है। और आपसे ये पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, आप केवल इतना बता दीजिए, आपका काम हो गया। कर मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए चाहे मैं दे दे चाहे मुझे दे दे। ठीक है, चाहे मैं दे दे चाहे मुझे दे दे, ठीक है, चाहे मुझसे दे दे, ये जितने भी होते हैं सब उत्तम पुरुष होते हैं। मध्यम पुरुष में क्या आता है? चाहे तू आता है, तुम आता है, तुम्हारा आता है, ये सब मध्यम पुरुष में आता है। और अन्य पुरुष में क्या आता है दोस्तों? यह हो गया, वह हो गया, ये हो गया, वे हो गया, ये सब कहाँ होते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ठीक है, पढ़ो भैया, मेहनत करो। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, मेरी क्या गलती? मैं तो सवाल लेकर आया हूं, मैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा ही रहा हूं। इसको पढ़ लो, आपके आज मैं पढ़ा रहा हूं, कल आपके एग्जाम में सारे सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो पता तो होना चाहिए आपको। आगे बढ़ो। कर यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह जो है दोस्तों ये क्या है? क्या यह संज्ञा है? नहीं। यह क्या दोस्तों? यह जो है सर्वनाम है, आप जानते हैं। ठीक है, और विशेषण तो है नहीं। ठीक है, विशेषण क्या होता है दोस्तों? विशेषण क्या होता है? अगर अच्छा शब्द पूछता तो अच्छा शब्द क्या दोस्तों? यह विशेषण है। ठीक है, अच्छा शब्द क्या हो जाता है? विशेषण। जो यह शब्द है सर्वनाम हो जाएगा, बाकी सार्वनामिक विशेषण तो एकदम से नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए अगले सवाल पर। कर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है ये बताइए। कर सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। क्या करें सर, कैसे बताएं? टेंशन हो रहा है। हम रहते हैं ना तो परीक्षा में वाला सवाल छोड़ देते, समझे में नहीं आ रहा है कि बताएं क्या।
अरे छोड़ के भागो मत यार, बहुत आसान सवाल है, समझो मैं समझा रहा हूं आपको। कह रहा विशेषण कौन सा, विशेषण क्या करता है, विशेषता बताता है। कोई ऐसा वाक्य बनाओ, अपने अंदर से पैदा करो कोई ऐसा वाक्य जिसमें शब्द आता हो, कोई जैसे सच्चा, जैसे मैंने कहा सच्चा बादशाह, जैसे मैंने कहा वो आदमी बहुत सच्चा है, तो आदमी की विशेषता तो बता रहा है सच्चा है, ठीक है, तो फिट तो हो गया, आपसे पूछा भी था विशेषण, यहीं से ही हो गया। शीतलता दोस्तों, कहीं भी ता लग गया ना, विशेषण होता ही नहीं है, वो विशेष से होता है। कहीं भी अगर ता लगा शब्द मिल जाए, कहीं भी, चाहे ता, जैसे नम्र, शीतलता, नम्रता, और सवाल लिखो, जैसे लिख दिया मधुरता, जैसे लिख दिया कायरता, ठीक है, कायरता, ठीक है, कायरता, ठीक है, जैसे लिख दिया वीरता, ठीक है, धीरता, कुछ भी इस तरह से कुछ भी लिख दे दोस्तों, तो हमेशा याद रखिए यह विशेष से होता है। क्या होता है, विशेषण होता ही नहीं, ये क्या होता है, विशेष से होता है, ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। उसी तरह मीठा से मिठास बना है, ठीक है, तो इसको भी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। इतना कठिन शब्द सुन के ना सर मन करता है ना सवाले न हल करें, ठीक है, क्यों भाई, अपना 1 नंबर क्यों गवा रहे हो, बहुत आसान है भी है। आपको कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि एक शब्द यहां लिख दिया अनुकरणात्मक, आपको नहीं पता इसके बारे में, इसलिए कठिन लग रहा है। मैं चैप्टर ही खत्म कर देता हूं पढ़ा के, ठीक है। अनुकरणात्मक का मतलब होता है, कई बार हमें ऐसे शब्द मिलते हैं जो शब्द पर्टिकुलर एक ही उसी जगह, जैसे मैं कहूं दोस्तों, मैं कहूं आदमी भिनभिनाता है, तो आप कहेंगे सर आदमी नहीं, मक्खी भिनभिनाता है, क्योंकि भिनभिनाने का काम मक्खी का है, आदमी का नहीं। समझ में आ रहा है ना। ऐसे मैं कहूं कि बकरी हिनहिनाती है, नहीं, हिनहाती बकरी नहीं है, घोड़ा हिनहिनाता है। मैं कहूं कि गाय जो है दहाड़ता है, दहाड़ती है, गाय दहाड़ती, शेर दहाड़ता है, बस आप समझो बात को, इसी को आपको जोड़ना है। अब जो यहां शब्द दे रहा है जिससे फड़फड़ाना, ठीक है, ये यहां फड़ फड़ 2 बार आ रहा है ना, खाली इसको समझो, फड़ फड़ 2 बार आ रहा है, तो इसी का अनुकरण माने समझते क्या होता है, अनुकरण मतलब एक ही शब्द 2 बार आ जाए, उसी को अनुकरण कहते हैं। तो देखो यहां लिखा फड़ और फिर इसी का अनुकरण लिखा फड़, 2 बार आया। यहां लिख रहा मी आना, हिन हिनाना, और जबकि झूठलाना में, अगर झूठलाना में होता तो झूठालाना हो तो ऐसे कुछ लिखता ना, यहां लिख नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको आप समझिएगा, ये यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा, तो यहां पर सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है कि किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ। क्रिया विशेषण मतलब याद रखिएगा, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, जो क्रिया की विशेषता बताता हो। अब क्रिया क्या होता है, वर्ब इज एन एक्शन। क्रिया क्या होता है भैया, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको वर्ब इज एन एक्शन। कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। दौड़ना, भागना, उठना, खेलना, पीटना, मारना, ठीक है, जागना, सोना, रोना, धोना, कुछ भी कर लो, ये सब क्रिया है, ठीक है। अब लिख रहा है वो धीरे से बोलता है, तो बोलना क्रिया है दोस्तों, और कैसे बोल रहा धीरे से, तो आपको जवाब भी ही मिल गया। करा काला कुत्ता, ये तो कुत्ते की विशेषता बता रहे हैं, तो विशेषण हो जाएगा ना, ठीक है। करा रमेश तेज धावक है, धावक की विशेषता तेज दौड़ता है, तो तेज विशेषण हो जाएगा, काला विशेषण हो जाएगा। करा सत्यवाणी सुंदर होती है दोस्तों, यहां वाणी की विशेषता क्या है, सुंदर है, ठीक है, वाणी की विशेषता क्या है दोस्तों, सुंदर है। तो याद रखिएगा, यहां पे मैं विशेषण शब्द छांट के अलग कर दे रहा हूं, ठीक है। जितने विशेषण दिख रहे हैं, जैसे ऊपर काला शब्द विशेषण है, नीचे तेज शब्द विशेषण है, तेज शब्द विशेषण है, इसके बाद इधर आएंगे तो सुंदर शब्द, वाणी मत कर दीजिएगा, सुंदर शब्द विशेषण, ठीक है। ये सब विशेषण है। जो हमारा सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, इसे आप ध्यान रखेंगे। करा सभा में 20 लोग थे, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है, विशेषण का कौन सा भेद है। करा 20 लोग, देखिए अगर पक्का 20 लोग होते तो साफ तरीके से बोलता कि सभा में 20 लोग थे। अगर कह रहा है 20 लोग थे, मतलब बेचारा गिन नहीं पाया ढंग से, ठीक है। अब उस सभा में इतना भीड़ था, अब कैसे जाए फिर से गिनने। 20 का तात्पर्य कि लगभग 20 के आसपास, वो 22, 24, 30 भी हो सकता है, वो 15, 16, 18 भी हो सकता है, यानी कंफर्म नहीं है। तो इसमें विशेषण बताना आपको। करा समुदायवाचक, आदमी को लगेगा भीड़ की बात हो रही तो समुदाय कर दें, परीक्षा में यही जवाब दे देते हैं, नहीं, ये समुदाय तो कभी नहीं होगा। परिमाण कब होता है दोस्तों, जब कभी माप तौल की बात आती है, किसी चीज को मापा तौला जाता है, तब दोस्तों परिमाण होता है। 5 लीटर दूध दो, लीटर में मापा जा रहा है, तब वहां परिमाण होता है। निश्चित संख्यावाचक तो बिल्कुल नहीं है। निश्चित कब होता है, जब कहता है कि नहीं 20 आदमी है, तब निश्चित होता है। यहां अनिश्चित संख्यावाचक, क्या फिक्स नहीं ना, 16, 18 भी हो सकता है और 20, 22 भी हो सकता है, तो फिक्स नहीं है, यह अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। करा पिसुन का पर्यायवाची दोस्तों क्या, ये बताइए। पिसुन, पिसुन किसे कहते हैं भैया, सर पिसान तो सुना था सर, पिसुन नहीं सुना था। पिसान किसे कहते हैं,
कहोगे सर गेहूं जब पीस दिया जाता है उसको पिसान कहते हैं, क्यों? और कुछ पीस दोगे नहीं, और किसी अन्न को पीस दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे नहीं पिसान का मतलब गेहूं से नहीं होता है, पिसान का मतलब अन्न के पीसे जाने से होता है। किसी भी अन्न को अगर पीस दिया जाए तो पिसान हो जाएगा, समझ रहे? नहीं कहते हैं कि तुम दब के पिसान हो जाओगे, चटनी बन जाओगे, तो समझो वो उसके तात्पर्य से है। पिशाच दोस्तों किसे बोलते हैं? पिशाच दैत्य को कहा जाता है। दैत्य यानी किसे कहा जाता है? राक्षस को कहा जाता है। ठीक है, यहां जो पिसुन शब्द है ये चुगलखोर को कहा जाता है, पीसना बेईमान को नहीं। चुगलखोर जो होता है उसके लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? पिसुन। क्या शब्द होगा? पर्यायवाची पिसुन शब्द होगा, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ये जानते हैं कि नितिन सर ना खाली हिंदी पढ़ाते हैं, पता नहीं आपको किसने बता दिया। बट दोस्तों कभी आपके पास फुर्सत हो ना, आप मेरी जीएस की क्लास पढ़ो। जीएस की क्लास प्रतिदिन मैं सुबह 9 बजे देता हूं, बट अभी कुछ दिनों से ये क्लास मैं रात के टाइम शिफ्ट कर दिया हूं, रात को 9 बजे। ठीक है, केवल इसलिए शिफ्ट कर दिया हूं कि इस हिंदी की क्लास के बाद तुरंत आपको ये वाली क्लास मिले, जीएस की क्लास, कि आप तुरंत के तुरंत देख पाओ। ठीक है, तो अभी इस बहुत आप लेट भी हो, मैं पूरा एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, पूरा संविधान, पूरा विश्व का भूगोल, ये 5 विषय पढ़ा के समाप्त कर दिया हूं। अभी जो मैं क्लास ले रहा हूं ये इंडियन ज्योग्राफी की क्लास ले रहा हूं, और अब तक दोस्तों मैं इस क्लास में 380 लेक्चर दे चुका हूं। ठीक है, तो अगर आप ना एक दिन में 4-5 लेक्चर भी कवर करेंगे ना, तब भी आपको महीनों से ज्यादा लग जाएगा। अगर 5 लेक्चर रोज पढ़ते हैं, केवल जीएस का 5 लेक्चर आप पढ़ते हैं, तो 30 दिन में 3×5=15, 150 लेक्चर पूरा होगा। 60 दिन में 15 दूना 30, 300 लेक्चर पूरा होगा। यानी कम से कम 2.5 महीना अगर पूरे जोश और होशो हवास में पढ़ोगे, प्रतिदिन 5-5 क्लास, तब भी दोस्तों आप हमारा पीछा नहीं कर पाओगे। क्यों? ये 2.5 महीना जब आप पढ़ोगे तो हम घूमने थोड़े जाएंगे, उस 2.5 महीने में हम 100 क्लास और बना के रख देंगे, तब ये 380 की जगह 480 हो जाएगा, और आप हमें कभी नहीं पकड़ पाओगे। आप हमें कभी नहीं पकड़ पाओगे। तो मेहनत कीजिए जितना तेजी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फायदा आपको मिलेगा। मैं कह रहा हूं पूरा क्लास न देखिए, 10-5 देख सकते हैं ना, 10-5 देखिए। अच्छा लगता है तो आगे देखिएगा, नहीं अच्छा लगता है छोड़ दीजिएगा, है कि नहीं? फ्री में देखना, कोई पैसे देकर तो देखना नहीं। जब आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आता तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है, पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको, स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आ जाइए, तो यहां पर पूरी 380 क्लास का पीडीएफ मैं दे रखा हूं, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास वाली पीडीएफ ही है, वो आपको मिल जाएगी, तो उसके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।